प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज शुक्रवार है और आज के कार्यक्रम में पिछले हफ्ते की कुंडली जो चुनी गई थी कौशिक मंडल जी की, उनकी कुंडली के साथ उपस्थित हूं विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम को लेकर के। आइए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले कल के कार्यक्रम में मैंने पिछले दिन के कार्यक्रम में ये बात कही थी कि जो व्यक्ति अपना प्राण हंता खुद बनता है उसके अर्थी को जो कंधा देता है, विशेषतया मैंने ब्राह्मण की बात की थी, वो पाप का भागी बनता है। पर वस्तुतः उसको करने के बाद उसके प्रायश्चित कुछ कर्म भी करे और बनाए गए हैं। आज का मानव समाज हमेशा इसी चीज के पीछे पड़ा रहता है। आज के हिसाब से ये नियम प्रासंगिक नहीं है और हो ही नहीं सकता। परंतु उसमें एक बात और हमें याद रख लेनी चाहिए कि आप जो पुण्य या पाप का खेल खेल रहे हैं या कर रहे हैं, जो हमारे शास्त्रों में विहित नहीं है या विधान नहीं बनाए गए हैं, उसके करने के बाद उसके प्रायश्चित कर्म किए जाते हैं, जो कि हमारा समाज कभी नहीं करता है और ना हम उस पर भरोसा करते हैं, उसको यूं ही छोड़ देते हैं। बात बताता हूं। जो व्यक्ति खुद ही अपने प्राण का हंता बनता हो, जैसे फांसी लगा करके मर गया हो या अपने मृत्यु का वर्ण खुद से कर रहा हो, उसके गले से जो लोग या फिर जो भी फांसी की रस्सी खोलता है वो पाप का भागी बनता है। अब कहने का मतलब यह नहीं कि उसको ऐसे ही यूं ही छोड़ दिया जाए ना। जो व्यक्ति, खास करके विशेषतः अगर ब्राह्मण ऐसा कृत्य करता है, उसके लिए यह बात ज्यादा लागू होती है। तप्तकृच्छ नामक व्रत करने से उस पुण्य और पाप के खेल को समाप्त किया जाता है। मतलब जो व्यक्ति जो फांसी लगा करके मरा है, उसके गले से जो रस्सी निकालने का काम करता है, अग्नि संस्कार उसका सबसे पहले तो नहीं किया जाता है, न उसका जल से तर्पण किया जाता है, न ही उसके लिए अश्रुपात किए जाते हैं, रोया भी नहीं जाता है, क्योंकि वो परमात्मा के विधानों का स्वतः ही और स्वयं ही उल्लंघन करता है। अपने हाथ से जो प्राण का हंता बने, उससे बड़ा पापी कोई होता नहीं है और इसके बड़े निकृष्ट फल बताए गए हैं मृत्यु के बाद। और जो व्यक्ति उनके तर्पण में, उनके अग्नि संस्कार में, उनके अर्थी में या फिर उनके अशौच आदि में शामिल होता है, उसको तप्तकृच्छ नामक व्रत करना पड़ता है, जिसमें से क्रमशः, ऐसा भगवान ने खुद कही है ये बात, ये होरा शास्त्र में बात लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। होरा शास्त्र के 4th अध्याय में ये बात लिखी गई है, मेरे सामने अभी है, ये मैं पढ़ रहा हूं अभी, इसके सामने है कि फांसी लगाकर मर जाने वाला अग्नि संस्कार तथा जल से तर्पण नहीं करना चाहिए। इसमें यह बात यह भी लिखी गई है कि उनका अशौच ग्रहण नहीं करना चाहिए और उनके लिए दुख के नेत्र या अश्रुपात नहीं करनी चाहिए। फांसी लगाकर मरे हुए आदमी के मृत शरीर को जो भी ले जाते हैं, जो अग्नि संस्कार करते हैं और उनके गले से रस्सी खोलते हैं, वे तप्तकृच्छ नामक व्रत से शुद्ध होते हैं। अगले ही कड़ी में यह भी लिखा है कि इन्हें क्रमशः 3 दिन तक गर्म जल, सिर्फ गर्म जल पीना चाहिए। उसके अगले 3 दिन तक सिर्फ गर्म दूध पीना चाहिए, गर्म दूध का पान करना चाहिए। उसके अगले 3 दिन तक सिर्फ गर्म घी पान करना चाहिए। उसके अगले 3 दिन तक कुछ भी न खा करके निराहार सिर्फ वायु का पान करना चाहिए। और उसके बाद ब्राह्मणों को दान और बैल सहित गाय का दान करना चाहिए, जो इस कृत्य में शामिल होता है। मतलब जो उसके संस्कारों में शामिल होता है, जो उसके अशौच आदि में शामिल होता है, उसके पाप का ये प्रायश्चित है। तो आप लोगों में से जरा सोच के देखिए कि जिन्होंने भी ये बात कल कही थी कि पंडित जी ये आज के समाज के हिसाब से या फिर आज की परिस्थितियों के हिसाब से प्रासंगिक नहीं है, तो बिल्कुल मैं मानता हूं कि प्रासंगिक नहीं है, परंतु क्या उसने उसके कृत्य में शामिल होने के बाद आपने ये सब कर्म किए थे तो आपको पाप का भागी तो बनना पड़ा ना। ये बात है। हम प्रायः इसी चीज को सोच करके छोड़ देते हैं, नहीं ये प्रासंगिक नहीं है तो ये होगा नहीं, तो आजकल ऐसा नहीं होता है, परिस्थिति के हिसाब से ऐसी चीजें नहीं शामिल होती है। नहीं नहीं नहीं, दरअसल उसी का तो फल हमारा समाज भोगता है और उसके कृत्य में शामिल होने का मतलब है कि आप उसके लिए सहयोगी बन रहे हैं। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। एक तो करना नहीं
और दूसरा जो किया उसको करने के बाद उसके प्रायश्चित का जरूर पालन करना चाहिए। ये बात है। अब आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। कौशिक मंडल जी के पंचांग का पठन कर देता हूं। विक्रम संवत 2053, शक संवत 1919, जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम विकृति संवत्सर है। विकृति संवत्सर में जन्मे लोगों में थोड़ी सी स्वभावतः कमजोरी होती है। मानवता का पालन वो कम करने वाले होते हैं, स्वार्थी होते हैं। इन्हें कोई ठग नहीं सकता, भले ये दूसरों को ठग ले। और आगे बढ़ने पे पता चला दक्षिणायन में इनका जन्म हुआ है। दक्षिणायन में जन्म होना मतलब आत्मविश्वास में कमजोरी, और व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की कमजोरी देखी जा सकती है। अगर वो सूर्य कमजोर रहे तो निश्चित रूप से व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर करेंगे, प्रभावित करेंगे, बौद्धिक क्षमता का विकास भी कम करेंगे। और ये चूंकि स्थिति इस वजह से भी और ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि सूर्य दक्षिणायन में कमजोर से हो जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में धार्मिक कृत्य करने के अवसर उसे प्रायः कम से मिलते हैं। यह दक्षिणायन का प्रभाव। श्रावण मास में इनका जन्म हुआ है, वर्षा ऋतु। श्रावण मास में जन्मे होने का प्रभाव व्यक्ति सुख और दुख में एक सा रहता है। उसका चित्त कभी भी अस्थिर नहीं होता, चाहे विपरीत परिस्थिति आए या अनुकूल, वो हमेशा एक जैसा ही रहने का प्रयास करता है। अपने ऊपर परिस्थितियों का प्रभाव प्रायः कम सा पड़ता है, बस यही बात है। और उसके बाद वर्षा ऋतु, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दिन बुधवार। तो शुक्ल पक्ष में जन्मा है तो सुंदर होगा। नाक थोड़ी चिपटी होती है, चेहरा गोल सा होता है। शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि का जन्मा चंद्रमा पापक ग्रह का होता है। शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, और पापक ग्रह होने के कारण चूंकि दक्षिणायन भी है, विकृति संवत्सर है, दक्षिणायन और शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि यानी कि चंद्रमा पापक। दिन बुधवार का है तो गणना करने में बेहतरीन होगा, कलाकार होगा, किसी के भी नकल को करने में माहिर होता है। यह बात बनती है। आगे बढ़ने पे पता चलता है इनकी कुंडली में बुधवार मैंने बताया तो व्यक्ति बुद्धिमान है, समझदार है, पर कभी कभी ऐसे कृत्य भी करता है जो सामाजिक रूप से थोड़े खोखले और गलत भी होते हैं। ये बात भी बनती है। इनकी कुंडली के आधार पर जो नक्षत्र बनता है वो पूर्वा फाल्गुनी का बनता है। पूर्वा फाल्गुनी का जन्मा हुआ व्यक्ति कैसा होता है ये तो आगे बताऊंगा। और आगे बढ़ने पे पता चला परिध योग, गर करण, क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण का है। क्रोध भी है, दबंग भी बनना चाहता है, अपनी परिस्थितियों को चाहे कैसे भी हो दूसरों के सामने उस पर आरोपित करना चाहता है, अपनी बात मनवाना भी चाहता है। और भले ही अपनी हिसाब से व्यक्ति जीवन में कुछ भी करे या कुछ भी करे, उसको दूसरों के ऊपर लादने का प्रयास करता है। क्षत्रिय वर्ण के होने के कारण व्यक्ति गुस्सैल भी होगा। हालांकि क्रोध तो करेगा तो पराकाष्ठा पार कर जाता है, बहुत ज्यादा तीव्रता से क्रोध करने वाला होता है। क्रोध करने पे और क्रोध के आ जाने की स्थिति में व्यक्ति फिर समझ नहीं पाता है कि वो क्या है और क्या नहीं। बुद्धिमान है, न्यायिक है, समझदार है, विहार करने वाला है जंगलों में, क्योंकि राशि इनकी सिंह की बन रही है। अब आइए, आपको पंचांग तो बता दिया, अब बता देता हूं कि इनकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह कैसी स्थिति में बैठे हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों के स्वभाव के बारे में अगर बता दूं तो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, समझदार होते हैं, कर्तव्य परायण होते हैं। महत्वाकांक्षा इनमें कूट कूट करके भरी होती है, और मानवता के पाठ को वो थोड़े कम से पढ़े होते हैं। मतलब ये लोगों को भले ठग लें, लोग इन्हें नहीं ठग सकते। और कभी कभी ये धूर्त भी हो जाते हैं। अपनी स्थितियों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा पाने की लालसा रखने वाला, और संतप्त की भूमिका में थोड़े कम होते हैं। साधुता की प्रवृत्ति थोड़ी कम सी होती है। महत्वाकांक्षा ज़्यादा होती है, प्रायोगिक बहुत ज़्यादा होते हैं, हमेशा दिमाग से सोचने वाले होते हैं, दिल का इस्तेमाल कम करते हैं, मन का इस्तेमाल कम करते हैं। इस वजह से मानवता का धर्म कम पठन में आता है। अगर कैरियर के अगर क्षेत्र में अगर देखें, कर्म क्षेत्र में, तो कर्म के क्षेत्र में व्यक्ति अगर राजनीति में भी जाना चाहे उधर भी जा सकता है, नौकरी अगर करना चाहे तो भी कर सकता है, फर्नीचर आदि का व्यवसाय, तेल मीठी चीज़ों का व्यवसाय भी करना चाहे तो कर सकता है। फर्नीचर से संबंधित बातें बताई मैंने। उसके बाद सरकारी क्षेत्रों में नौकरी भी कर सकता है,
उच्च पदस्थ अधिकारी बनने का योग भी स्थिति में बनता है। ऐसी स्थितियां कुंडली में बन रही हों तो व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों में भी उच्च प्रशासनिक सेवाओं में जा सकता है, ये बात बनती है। कलाकार हो सकता है, अभिनय के क्षेत्र में जा सकता है, संगीत और वाद्य यंत्रों को बजाने वाला भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के साथ रह करके किसी सर्कस में शामिल हो सकता है, ये बात भी बनती है। अब आइए आपको इनकी कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थितियों को बता देता हूं। सबसे पहले चर्चा करेंगे सूर्य की। बात अगर ग्रहों के राजा सूर्य की करूं तो आपकी कुंडली में सूर्य कौशिक मंडल जी लग्न के ही अधिपति बनते हैं। ग्रहों का राजा हुआ और इस कुंडली का राजा भी बन रहा है, क्योंकि ये अब सभी ग्रहों को उसका घर और उसका भवन बांटेगा कि तुम्हें कहां रहना है और आपको कहां रहना है। खुद ही वो व्यय में चला गया तो अपने आप को वो कमजोर कर रहा है। वास्तव में सूर्य को बैठना था यहां, क्योंकि लग्न के अधिपति थे, उनको लग्न में रहना था, पर वो अवयोग लगा रहे हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव में जाकर के। बैठे कैसे हैं? 19 अंश 50 कला, आश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है, मित्रवत होकर के बैठे हैं। कारण क्योंकि जिस राशि में बैठे उस राशि के अधिपति उनके निकटस्थ ही होकर के बैठे हैं। तो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, यानी कि सूर्य जिस राशि में बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा, सूर्य जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति से निकटता का संबंध होने के कारण ये सूर्य अति मित्र की राशि में बैठे। साथ ही साथ वो अवस्था में 19 अंश 50 कला के हैं, यानी कि कुमार के हैं। अति मित्र की राशि कुमार की अति मित्र की राशि में कुमार की अवस्था में बैठे, मतलब फल को देंगे, परंतु वो अवयोग भी लगा रहे हैं, जिस वजह से व्यक्ति के व्यक्तित्व को या फिर कैसे प्रभावित करेंगे वो बाद में जानेंगे। अब चंद्रमा की बात कर लेता हूं। चंद्रमा अगर व्यक्ति की कुंडली में कमजोर हो या मजबूत नहीं हो तो व्यक्ति के मन को, मस्तिष्क को और हृदय के अंदर उठने वाले उद्गार और भावनाओं को बुरे तरीके से प्रभावित करते हैं। इनकी कुंडली में चंद्रमा बनते हैं कहां के अधिपति? व्यय के अधिपति। बैठे कहां? लग्न में। 19 अंश 58 कला, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है और ये चूंकि विषम संख्या है, विषम संख्या में 19 अंश पे ग्रह वृद्ध का हो जाता है और यहां पे चंद्रमा वृद्ध हैं क्योंकि उनको अच्छे भाव से नवाजा भी नहीं गया है। वो अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते हैं, दुस्थान के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं। इसका प्रभाव इसी सेशन में आगे बताऊंगा कि क्या होने वाला है। अब आगे मंगल की बात कर लेता हूं। मंगल अगर कुंडली में मजबूत हो तो व्यक्ति को फुर्तीलेपन का रखने वाला बना देता है, और अगर मंगल बेहतर स्थिति में बन रहा है कुंडली में तो व्यक्ति को श्रेष्ठता से मेहनत करने वाला भी बनाता है। अगर व्यक्ति की कुंडली में मंगल की मजबूती हो जाती है तो व्यक्ति आलस्य से मारा नहीं होता है। और मंगल इनकी कुंडली में तुला के होकर के बैठे हैं, शुक्र के साथ निकटता में बैठे हैं तो मित्रवत हो गए, और ये डिग्री 1 अंश की है। यहां पे मंगल कमजोर हो रहे हैं क्योंकि ये विषम संख्या है और यहां पे वो बाल अवस्था को दिखा रहे हैं। अब आइए बुध की बात कर लेता हूं। बुध अगर व्यक्ति की कुंडली में ठीक हो तो व्यक्ति को बुद्धिमान से बनाते हैं, और स्थिति देखिए कि ये जहां बैठे हैं उस राशि के अधिपति के साथ निकटता के संबंध में हैं, अति मित्र के होंगे क्योंकि उस राशि का अधिपति बिल्कुल निकट बैठा है, 17 अंश पे है, और ये ग्रह इनकी कुंडली में युवा होकर के बैठा है। बेहतरीन होता है ये। नग्न में तो वैसे भी बुध बेहतर हो जाते हैं, अच्छे परिणामों को देने वाले होते हैं, और क्या क्या होगा ये तो जानेंगे ही। अब गुरु की पहले बात जान लें कि वो कैसी स्थिति में बैठे हैं कुंडली में। गुरु अगर व्यक्ति की कुंडली में मजबूत हों तो व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं विचारों से। गलत और सही का निर्णय लेने वाले व्यक्ति को ऐसी स्थिति में हमेशा मदद करने में उनकी सहायता मिल जाती है, और मिल जाती है उनकी मदद। लेकिन अगर कुंडली में वो कमजोर रहे तो निश्चित रूप से कमजोर होते हैं। अब इनकी कुंडली में देखिए तो गुरु नीच के बैठे हैं, वक्री हैं, 23 अंश 37 कला, मंगल के नक्षत्र में। मंगल इनके मित्र का नक्षत्र होता है, मंगल इनका मित्र, और गुरु 23 अंश 37 कला, ये यहां पे कुमार अवस्था को धारण करके बैठे हैं। अब आइए शुक्र की बात कर लेता हूं। शुक्र की बात अगर करूंगा तो व्यक्ति की कुंडली में अगर शुक्र की मजबूती देखी जाए, या शुक्र अगर व्यक्ति की कुंडली में कहां का अधिपति बनता है वो पराक्रम का अधिपति। उसकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के 10वें स्थान में बनती है। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के लग्न में विराज रहे हैं, सम राशि के बैठेंगे क्योंकि सूर्य की राशि में बैठे हैं। सूर्य के साथ इनकी बहुत ज्यादा अच्छी मित्रता नहीं होती है, परंतु वो तात्कालिक मित्रता में निकटस्थ होकर के बैठे हैं, इस वजह से सम राशि के हो जाएंगे, सम राशि के होंगे। और अवस्था देखिए 22 अंश 26 कला, ये सिंह राशि जो है वो विषम संख्या की राशि है, कमजोर और प्राय दृष्टि का लाभ कम देने वाले बन रहे हैं। शनि की बात कर लेता हूं।
शनि इनकी कुंडली में मित्र की राशि में बैठे हैं, अवस्था कैसी है 26 अंश 31 कला, बाल अवस्था का, क्योंकि ये सम संख्या की राशि होगी। मित्र की राशि में बैठे हैं क्योंकि जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति से तात्कालिक मित्रता में 3 घर के अंतर पे 1 2 3 पीछे ही हैं, इस वजह से ये शनि मित्रवत हो जाएंगे। और अवस्था मैंने बताई, रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है। यहां पे क्या फल होगा ये जानेंगे। राहु केतु की बात कर लेता हूं। राहु और केतु दोनों इनकी कुंडली में, राहु जहां लग्न में बैठे हैं पूर्वा फाल्गुनी के होकर के, ये शुक्र का नक्षत्र होता है, और केतु 26 अंश 13 कला उतने ही अंशों पे पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में। मृतप्राय, एक तो समराशि ऊपर से मृतप्राय, मतलब राहु स्थिति में अगर पापग्रह है, क्योंकि वो यहां शनि की राशि में बैठे हैं केतु, और वहां वो सूर्य की राशि में बैठा है, बहुत अच्छा नहीं होता है सिंह का राहु, तो व्यक्ति के लिए वो थोड़ा कष्टदायी भी हो सकता है, कंफ्यूज करने वाला हो सकता है। आइए आप शुरू करते हैं ग्रहों का विश्लेषण। आइए आपको थोड़ी सी बात इस सिंह राशि वालों के बारे में बता देता हूं, या सिंह लग्न के बारे में बता देता हूं। सिंह लग्न के लोग नौकरी करने वाले होते हैं, देश और राज्य से जुड़ करके काम करने वाले होते हैं, कला प्रिय होते हैं, सौंदर्य का मालिक होता है, श्रेष्ठ होता है, भुजाएं बलिष्ठ होती हैं, मजबूत होता है, भुजाओं से श्रेष्ठ होता है, कमर पतली होती है, फुर्तीलापन थोड़ा कम होता है, क्रूर होता है, क्रूर धर्म की राशि होती है। व्यक्ति अगर क्रोध में आएगा तो जबरदस्त क्रोध करता है, क्रूर हो जाता है। स्थिर राशि है, चर प्रकृति की या द्विस्वाभाविक राशि नहीं है, यह स्थिर राशि होती है। स्थिरता के साथ व्यक्ति के जीवन का विकास देखा जाता है। प्रायः 20 से 22 साल के बाद जीवन में बदलाव, और बहुत बड़ा बदलाव देखा जाता है। स्थिर राशि, क्रूर धर्मा, पीत वर्ण की राशि होती है, शीर्षोदय राशि होती है, विषम राशि है ये, और अग्नि तत्व की राशि है, दिन में बली होती है, ये चीजें बनती हैं। मतलब दिन में अगर व्यक्ति का जन्म हो और ये राशि बन जाए तो व्यक्ति को आत्मविश्वास से भरा हुआ और इस लग्न का लाभ व्यक्ति को मिल जाता है। आत्मविश्वास में व्यक्ति नौकरी करने वाला हो सकता है, किसी भी राज्य से जुड़ करके किसी भी प्रकार के टेंडर आदि का काम कर सकता है, लकड़ियों का कारोबार, बिजनेस कोई भी करे तो कर सकता है, रुई आदि का बिजनेस भी कर सकता है, कोई भी काम अगर करना चाहे जो सरकार से और किसी क्षेत्र से जुड़ करके काम करना हो, कला क्षेत्र में जा सकता है, संगीत के क्षेत्र में जा सकता है, वाद्य यंत्र बजाने वाला हो सकता है, ये चीजें बनती है। सिंह लग्न वस्तुतः श्रेष्ठ लग्नों में से एक होता है अगर व्यक्ति अपने आलस्य पे नियंत्रण कर ले तो। अब आइए एक एक भावों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले लग्न पे ही देख लेते हैं, लग्न की स्थिति क्या बन रही है। सबसे पहले लग्न में देखिए बुध बैठे हैं, और षडबल में जितने भी ग्रह बैठे हैं, जितने भी ग्रह हैं, नवग्रहों में से सर्वाधिक षडबल में बलवान ग्रह बुध ही दिख रहा है, और बुध की स्थिति लग्न में है। लग्न में बुध वैसे भी कारक हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, वो बेहतरीन परिणामों को देने वाले। बुध और चंद्रमा लग्न में व्यक्ति के चंचल मानसिकता को दिखा रहे हैं। व्यक्ति खोजी है, खोज करने वाला है। कारण क्यों? क्योंकि शुक्र की उच्च राशि का निर्माण जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बन रहा है, जहां का कारक अधिपति शनि खुद बैठा है। किसके नक्षत्र में? बुध के नक्षत्र में। और ये शनि यहां पे वक्री है। वक्री ग्रहों की संख्या गुरु और शनि दोनों वक्री हैं। अब ध्यान से समझिएगा, लग्न में बुध व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएंगे, तार्किक क्षमता का मालिक बनाएंगे, और धन के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं तो व्यक्ति की कुंडली में महाधनी योग के निर्माता भी बन रहे हैं। उनकी दूसरी स्थिति कि लाभ के अधिपति होकर के वो लग्न में विराज रहे हैं। साथ ही साथ ये सूर्य के साथ उनकी मित्रता भी देखी जा रही है, और ये चंद्रमा के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं, राहु के साथ हैं। अब राहु के अंश को समझिए। राहु 26 अंश और बुध 17 अंश है। इनके बीच में काफी अंतर होने के कारण यहां राहु इनको बुद्धिमान बनाने वाला और तार्किक शक्ति का मालिक बना देगा। तो मैं बात कर रहा था कि बुध व्यक्ति की कुंडली में अगर लग्न में हो तो ऐसी स्थिति। अब दो प्रकार से व्यक्ति की कुंडली में महाधनी योग लगा है, परंतु उसको विकसित और फ्लरिश होने के लिए जरा गौर करिए तो लग्न का मजबूत होना तो आवश्यक है ना, लेकिन वो कहां बैठा? 12वें भाव में, और आश्लेषा नक्षत्र का बैठा है। ये इस कुंडली में कारक नहीं होते हैं, और दरअसल बुध अपने इस भाव का फल ना देकर के वो लाभ का फल देंगे। लाभेश होकर के लग्न में बैठे हैं। व्यक्ति की कुंडली में लाभ की स्थिति तो बनेगी, व्यक्ति लाभ पाना चाहेगा और कई जगहों से लाभ पाना चाहता है।
क्योंकि शनि भी तो अष्टम में है ना, और उस पे मंगल की स्थिति देखिए तो मंगल तुला का होकर के बैठा है। व्यक्ति धूर्तता से भी धन कमाने में पीछे नहीं रहेगा, ये बात भी है। अब जरा गौर करिए कि सूर्य 12वें हो, लग्न के अधिपति होकर के, और सिंह राशि भी बनती हो तो व्यक्ति है क्रूर, क्योंकि लग्न का तत्व और राशि का तत्व दोनों एक ही हो जा रहे हैं, तो उसको प्रबलता मिल रही है। लग्न में शुक्र बैठे हैं, ये शुक्र का नक्षत्र हो रहा है, सारे ग्रह शुक्र के नक्षत्र में, मतलब व्यक्ति को धनाढ्य बनाने पे तुले हुए हैं। लेकिन कमजोर यहां यह है कि लग्न का अधिपति 12वें गया है और यह अवयोग लगाता है, और ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति का जन्म दक्षिणायन हो, चंद्रमा कमजोर बन रहा हो, लग्न में ही राहु बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के कई बार कंफ्यूजन को बढ़ाने वाले और व्यक्ति खोज करने वाला होता है। उसके सवाल कभी खत्म ही नहीं होते हैं और वो खुद को भी नहीं पहचान पाता है कि वो दरअसल है क्या। यह कमजोरी भी बनती है। गुरु नीच के है ना, इसका लाभ थोड़ा कम मिलेगा। हालांकि वो जो स्थिति बन रही है वो इस कुंडली में कारक होंगे, क्योंकि वो जन्म कुंडली में उनकी मूल त्रिकोण राशि यहां बैठी है। तो ये स्थिति कि व्यक्ति के जीवन को एक सही मार्ग दिखा दे, सही दिशा दे दे, उसके लिए थोड़ी सी निकटता से समस्या को देखते बन रही है। अब लग्न में बैठे हैं चंद्रमा, व्यक्ति को चंचल बनाएंगे, और चूंकि वो व्यय भाव के अधिपति होकर के लग्नेश के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। कैसे? व्यय भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे, लग्न के अधिपति होकर के 12वें बैठे, और ये स्थिति जो दिखा रही है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के बाहर जाकर के काम करना, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के काम करना, और राहु की स्थिति 5वें भाव पे है, यहां से व्यक्ति के शिक्षा में भी कभी कभी व्यवधान आने की स्थितियां स्वास्थ्य के कारण बन रही है। क्योंकि खुद व्यय का अधिपति जब सप्तम में लग्न में बैठेगा और सप्तम पे देखेगा, जहां केतु खुद उसको देख रहा है, राहु और केतु की स्थितियां व्ययेश के साथ जब हो जाती हैं तो व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य को और परिस्थितियों को प्रतिकूल करने वाली बन जाती हैं। व्यय का अधिपति अगर कहीं भी बैठेगा, 8वें का अधिपति कहीं भी बैठेगा, तो परेशान तो करेगा ना। यह स्थिति बनती है कि व्यक्ति की कुंडली में जीवन कभी भी एक सरीखा नहीं सा होता है, और व्यक्ति अपनी वाणी का, अपने मन का, अपने महत्वाकांक्षा का, अपने क्रियाशीलता का, अपने कर्तव्यनिष्ठ होने का समुचित लाभ कभी कभी नहीं भी ले पाता है। तो इस पे गौर करना है। लग्न में शुक्र व्यक्ति को सुंदर बनाएंगे, क्योंकि वो अपने नक्षत्र के बैठे हैं और इस कुंडली में वो दशमेश और पराक्रमेश होते हैं। ये भी बहुत अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि एक केंद्र जो मिल रहा है उनको, ये भी बहुत अच्छा केंद्र नहीं होता है। हालांकि चारों केंद्रों में ये सबसे मजबूत भाव होता है केंद्र का, परंतु दशम और एकादशवें भाव पाप से प्रभावित और क्रूर राशियों के ये क्रूरता के लक्षण को प्रदर्शित करने वाले भाव होते हैं। इस वजह से, क्योंकि क्रूरतम राशि बनी, पापी भाव का अधिपति लग्न में, और दशम का अधिपति जो कि ये भी पापी भाव होता है, अशुभ भाव और अशुभ स्थान कहा जाता है इसे प्रायः कई बार, और यहां का अधिपति होकर के लग्न में, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो क्रूर धर्मा बना देता है। अब बात राहु की करूंगा। राहु इनकी कुंडली में सम राशि के थे और कमजोर थे, लेकिन अगर पापग्रह होकर के अगर वो लग्न में बैठे हों, चूंकि वो सूर्य की राशि में बैठे हैं, तो व्यक्ति के आत्मविश्वास को कभी कभी कमजोर से करेंगे। कारण है क्या? क्योंकि वहां का अधिपति 12वें गया है, और यहां पे अगर देखता हूं तो राहु किसी भी प्रकार के अन्य प्रकार के ग्रहों से दृष्ट नहीं हो रहा है, परंतु वो व्ययेश के साथ है, लाभेश के साथ है, और साथ ही साथ वो दशमेश के साथ है। तो अगर राहु की स्थिति कहीं से भी दशम स्थान के अधिपति की स्थिति केंद्र में और बन जाए या लग्न में बन जाए, तो व्यक्ति के प्रवृत्ति को जहां कार्मिक ज्यादा बनाती है, उसमें राहु और ज्यादा बल देने वाले हो जाएंगे, और व्यक्ति के क्रूर धर्मा होने की स्थितियों को और ज्यादा मजबूती से उजागर करने वाले होंगे। व्यक्ति बहुमुखी होगा, कई चीजें खोजना चाहता है, कई चीजें जानना चाहता है, प्रायः कंफ्यूज भी रहता होगा, क्योंकि लग्न में बुध और चंद्रमा है ना, व्यक्ति को असंतुलित भी करते होंगे, और करते ही हैं, क्योंकि चंद्रमा पापक है, ये बात बनती है। हालांकि राहु और बुध और राहु और चंद्रमा की स्थितियां काफी दूर हैं, अंशों में वो काफी दूर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर बात करूं तो लग्न 23 अंश का है, ये प्रबुद्ध लग्न बनता है, मजबूत है, अनुभवी लग्न इसे कहा जा सकता है। और लग्न में राहु व्यक्ति को खूंखार बनाएंगे और इधर उधर भटकने वाला भी बनाएंगे, क्योंकि दक्षिणायन में जन्म हुआ है। तो अपनी स्थितियों को बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता है। पहले अपने आप को क्लियर कर लें, मुझे करना क्या है, किस क्षेत्र में जाना है। हालांकि आप हैं बहुत डेडिकेटेड अपने काम के हिसाब से, क्योंकि सिंह लग्न के लोग निश्चिंतता से काम करते हैं, परंतु वो श्रेष्ठ भी काम करते हैं, और कभी भी निंदनीय कृत्य और समाज में कभी भी दयनीय स्थिति में नहीं जाने वाला कृत्य करते हैं। कभी से भी और कहीं से भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता है जिससे समाज में उसे निंदा का पात्र बनना पड़े।
अब द्वितीय भाव खाली है, महाधन योग लगा था, लाभ के अधिपति धन में लग्न में गए थे। तृतीय भाव पे आता हूं, तुला के मंगल और अपने नक्षत्र के, व्यक्ति मेहनत करने वाला होगा। कारण है क्या? क्योंकि यहां का अधिपति लग्न में ही, व्यक्ति के व्यक्तित्व में ही पराक्रम छुपा है। एक बात बताऊं, जरा गौर करिएगा, मंगल यहां अपने नक्षत्र का होकर के बैठा है और तुला होती है व्यवसायिक राशि, वायु तत्व की राशि और अग्नि तत्व का ग्रह बैठा अपने नक्षत्र में। ऐसी स्थिति में क्या होगा? व्यक्ति को धूर्त बना देगा। अपने छोटे भाई बहन अगर हैं तो उनके साथ आपकी स्थितियों को कभी भी मानवता से परिपूरित करके ही चलना चाहिए। और व्यक्ति और अपने भाइयों के साथ अपने कुटुंबों का प्रिय तो होता है, परंतु व्यक्ति कई बार स्थितियां निकलने पे और जब काम निकालने की बात आती है तो सिर्फ अपने बारे में सोचने लगता है। तो स्वार्थी नहीं होने की स्थिति है। राहु यहां पे आपको स्वार्थी भी बनाएंगे क्योंकि वो शुक्र की राशि में बैठे हैं और वो दरअसल किसी से भी दृष्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये स्थिति कि व्यक्ति को स्वार्थी होने की स्थिति में या फिर कभी भी हमेशा ही मानवता का पाठ पढ़ लेना चाहिए। मानवता का संस्कार, मानवता, अपने संस्कारों का उद्गलन करना है, उसे निकालना है, उसे बाहर दिखाना है और श्रेष्ठ व्यक्ति के तौर पे अपनी पहचान बनानी है। आपके बिगड़ने के चांस थोड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं, मैं सीधी बात बोलता हूं। कारण हो सकता है लोग जो मुझे देख रहे हैं उनको अच्छी बात ना लगे, क्योंकि सूर्य 12 में है और लग्न में ही व्ययस बैठा है, गुरु भी नीच के हैं, चंद्रमा भी पापग्रह बन के जन्म कुंडली में सिंह राशि का हो रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को हमेशा अपना एनालाइज अपना खुद से करना होता है कि वो कहाँ जा रहा है, कैसे मित्रों के साथ बैठ रहा है, उसकी स्थिति कैसे लोगों के साथ है, समाज में वो जिसके साथ मिलना और उठना बैठना कर रहा है वो कैसे लोग हैं, वो कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। इस बात को हमेशा ही समझ लेना चाहिए। धूर्त न बने, ये मंगल आपको बनाएगा। राहु लग्न में है, ये कहीं ना कहीं निष्कपट नहीं बनने देता है, कपटी बना देता है, कुटिल बना देता है, चालाक बना देता है, लोमड़ी की तरह। क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि देखिए गुरु पे है, वो नीच की है, वो नीच के गुरु है ना। हालांकि उनका नीचत्व भंग हो रहा है, मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, मंगल उनको देख भी रहा है, परंतु फिर भी छठे भाव के गुरु जहां स्वास्थ्य को कमजोर करने वाले होंगे और पंचम भाव के अधिपति होकर के अपने भाव से आगे जा रहे हैं, विद्या का लाभ भी देंगे। जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति खुद अपने नक्षत्र का बैठा है और उच्च की दृष्टि से उसको देख रहा है। इस वजह से व्यक्ति को शत्रुहंता भी बनाएंगे। परिस्थितियों का व्यक्ति आकलन बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है और पूर्वाभ्यास भी होता है, प्रायः स्वप्न ज्यादा देखता है, ये स्थिति भी बनती है। अब चर्चा चौथे भाव पे आते हैं। चौथे भाव के अधिपति मंगल अपने भाव का व्यय कर रहे हैं और ये कुटुंब का भाव भी होता है, माता पिता का भी भाव होता है, सुख संपत्ति संतति श्रेष्ठता से अपने जीवन के निर्वाह का भाव होता है। यहाँ का अधिपति अगर पीछे जाए, लग्न का अधिपति अगर पीछे जाए, सूर्य की स्थिति गुरु पे हो जहाँ उनके शत्रु की राशि बन रही है, चंद्रमा कमजोर हो, लग्न में बुध और चंद्रमा की स्थिति और राहु की स्थिति हो, तो इस भाव से जब कंपैरिजन करते हैं तो मूलतः ये राशि कहाँ की है? 8वें भाव की। काल पुरुष की कुंडली में 8 नंबर की राशि कहाँ बनती है? 8वें भाव में। तो यहाँ का मूलतः यहाँ की राशि थी ना, तो यहाँ के राशि के अधिपति, यहाँ की जो राशि बनने वाली थी वो बन गई आपके सुख भाव में। ये केंद्र का बेहतर भाव होता है, तो दरअसल यहाँ वो रोग पैदा करेगी और यहाँ पे व्यक्ति को तमाम तरीके की समस्या से व्यक्ति को उलझा के रखेगी, जिसका ही प्रभाव होगा कि व्यक्ति को अपने ना चाहते हुए भी आसपास के लोगों के कारण और लोगों के प्रभाव में आकर के व्यक्ति अपनी मति बुद्धि को बदलने वाला हो जाता है। पहले खुद को अच्छे तरीके से समझना होगा कि वो क्या है, ये बात बहुत जरूरी है। और यहां का अधिपति व्यय में भी तो गया है बलवान, पर क्या फर्क पड़ता है जब वो वायु तत्व की राशि का बैठा हो तो उसको भड़काएगा ही। मेहनत करने वाला होगा व्यक्ति, अकेले मंगल बैठे हैं और वो किसी से भी दृष्ट भी नहीं हो रहे हैं। गुरु से अगर देखता हूं तो गुरु के ऊपर उनकी दृष्टि है, गुरु से केंद्र में जा रहे हैं तो व्यक्ति के मेहनत का फल मिलेगा। परंतु जो यहां पे जो स्थिति बन रही है, अगर इस भाव से अगर गुरु को देखते हैं तो केंद्र में जा रहे हैं, तो इस भाव को सुलभ बनाएंगे। व्यक्ति अगर मेहनत करे तो उसके मेहनत का परिणाम भी मिलने वाला हो सकता है। कारण क्यों? क्योंकि मेहनत करने के बाद, अब यहां से छोड़ गया मैं, अब यहां आ गया, तो जन्म कुंडली के पंचम भाव के जहां से व्यक्ति के मेहनत के बाद फल का भाव होता है, वो देखा जाता है कि वो भाव कितना मजबूत है। वस्तुतः उसका अधिपति नीच का है, क्योंकि मकर में गुरु नीच के हो जाते हैं, पर नक्षत्र से उनको बल मिल रहा है, क्योंकि मित्र का नक्षत्र और इस नक्षत्र का अधिपति कुंडली का सुखेश होता है।
और साथ ही साथ वो भाग्येश भी है। तो एक ऐसे नक्षत्र में गुरु बैठे हैं जो उनका सबसे पहले तो मित्र हुआ, इस कुंडली में प्रधान कारक ग्रह के रूप में जाना जाता है, भाग्येश और सुखेश होता है वो, और वो अपने ही नक्षत्र में खुद बैठा है। इस वजह से गुरु को भी यहां से लाभ में देखा जा रहा है, कारण क्योंकि उसका नीचत्व भंग भी हो रहा है और वैसे भी वो वक्री हैं, 23 अंश के हैं, तो ऐसी स्थिति में वो मूलतः वहीं के फल को भी देने वाले बन रहे हैं। अब चर्चा पंचम की करी, यहां का अधिपति धन में गया। व्यक्ति सॉफ्ट स्किल का काम कर सकता है, कोई ऐसा काम कर सकता है जिसमें हाथ गंदे ना हो, व्यापारी बन सकता है, अपने अंडर में रह करके लोगों को और अपने पासे में रख करके व्यक्ति कई लोगों को रोजगार देने का काम भी कर सकता है। अब उसके बाद छठे पे यहां पे एक ग्रह नीच का, पेट का रोगी, एसिडिटी, कब्जियत, वात जनित समस्याएं बनती हैं। और चंद्रमा और बुध लग्न में है, चंद्रमा कमजोर है तो कफ जनित भी समस्या बनेगी, क्योंकि सूर्य भी तो 12 में है, राहु भी तो लग्न में धुआं उड़ा रहा है, तो ये स्थिति बन रही है। 7वें भाव पे यहां के अधिपति बनते हैं शनि, 8वें में गए हैं, 8वें के अधिपति 6ठे में गए हैं। अब जरा गौर करिए, तो शनि और गुरु में राशि का परिवर्तन होना, ये दोनों एक दूसरे की राशि में बैठ करके क्रमशः विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। तो विपरीत राजयोग बन रही है स्थिति, यहां गुरु यहां के अधिपति होकर के 6ठे में बैठे परंतु नीच के हुए, तो व्यक्ति के जीवन में जब भी गुरु की और शनि की दशाएं आएंगी तो किसके कारण समस्या पैदा होगी। अब जरा गौर करिएगा, व्यक्ति की कुंडली में जब भी शनि की दशा आए, गुरु की दशा आए, तो व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियां बनेंगी, क्योंकि ये लग्न में शनि बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। वो 6ठे और 7वें भाव के अधिपति, ये दोनों भाव बहुत अच्छे नहीं कहे जाते हैं, और फिर भी वो अष्टम में भी बैठे हैं, और अकेले कारक होकर के अकेले बैठ जाए तो कमजोर हो जाता है। उसके बाद अब जरा गौर करिएगा, तो ये विपरीत राज्यों के निर्माता भी बन रहे हैं। तो व्यक्ति के जीवन में जब भी शनि और गुरु की दशा आएगी तो विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होगा, तो पत्नी के कारण और पिता के कारण हो सकता है, पिता के कारण या प्रेम के कारण या व्यक्ति के प्रेम संबंधों के कारण विपरीत परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है। गुरु का जो विपरीत राजयोग बनेगा वो व्यक्ति को अस्वस्थ रखने के लिए जिम्मेदार होगा, और शनि का जो विपरीत राजयोग बनेगा वो व्यक्ति के जीवन में प्रायः जब भी शनि आएंगे तो दुश्मनों को लाने वाले, विपरीत परिस्थितियों को लाने वाले, हो सकता है उस दौरान व्यक्ति के मांसपेशियों का दर्द बढ़ जाए, हो सकता है उस दौरान व्यक्ति के पराक्रम का फल ना मिले, और ये सही भी होता है। हो सकता है उस दौरान कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोगों का मिलना हो जाए और वो प्रायः आपको नेगेटिव ले जाने वाले हों। हो सकता है शनि और गुरु की दशा अंतरदशा में, और जब भी शनि का काल आए या फिर गुरु का काल आए तो उस समय नए शत्रु पैदा हो जाएं, ये बात भी बनती है। परंतु व्यक्ति जीत जाएगा, क्योंकि लग्न का अधिपति खुद वहां बैठ करके 6ठे भाव पे दृष्टि डाल रहा है, जहां पे मंगल की भी दृष्टि है, सूर्य की भी दृष्टि, यहां पे मंगल की भी दृष्टि, और गुरु स्वयं नीचत्व अपना भंग कर रहे हैं। गुरु स्वयं अपना नीचत्व भंग कर रहे हैं मंगल के कारण। इस वजह से यहां पे व्यक्ति को परिस्थितियों में उलझने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे दशा अंतिम समय में आएगी वैसे वैसे व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से निजात पा लेगा। कर्ज की समस्या है, ना दें किसी को, क्योंकि चंद्रमा भी कमजोर और मंगल की दृष्टि भी यहाँ है। एक ग्रह नीच का है और लग्नेश खुद 12 में जा रहे हैं, चंद्रमा पापक ग्रह का है, मंगल की चौथी दृष्टि है। इस वजह से कहीं से भी किसी को पैसे देने की स्थिति नहीं बनती है। शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि में भी पैसे प्रायः कम लगाने का प्रयास करें, और 2 रुपए लगा करके 10 रुपए कमाने वाली स्थिति आपकी कुंडली में थोड़ी कमजोर सी बनती है। व्यक्तित्व कमजोर है ना, आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर है, इस वजह से। यहाँ की बात करी, यहाँ की बात करता हूँ। 8वें भाव में गुरु की राशि, ये चर्चा करी। 9वें भाव के अधिपति जाकर के जन्म कुंडली के पराक्रम में बैठ करके पुनः 9वें भाव को देख रहे हैं। व्यक्ति धार्मिक होगा और बेहतर होगा, कारण क्योंकि लग्न में बैठे राहु 5वीं दृष्टि से पूर्व जन्म के भाव को देख रहे हैं। यहाँ पे व्यक्ति को बड़ी इच्छा होती है अपने पूर्व जन्म के बारे में जानने की, धार्मिक होता है, क्योंकि राहु और मंगल की स्थितियां दोनों भाग्य भाव पे पड़ रही हैं। राहु भी देख रहे हैं 9वीं दृष्टि से, मंगल भी देख रहे हैं, राहु की 5वीं दृष्टि यहां भी है, और यहां का अधिपति गुरु जो है वो प्रतियोगिता भाव में बैठा है नीच का, जिसका नीचत्व तो मंगल भंग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति श्रेष्ठता से अपने धर्म और अपने कृत्य का पालन करने वाला होता है। मंगल की दृष्टि अगर यहां पड़ेगी और शनि जब अष्टम भाव में बैठे होंगे, शुक्र के उच्च राशि का निर्माण, एक चीज देखने के पीछे कई चीजों को देखना होता है। तो यहां अष्टम भाव में शनि बैठे, शुक्र की वो उच्च राशि का निर्माण है,
और यहाँ का अधिपति मूलतः आपकी कुंडली में चौथे भाव में बैठा है। यहाँ की जो मूलतः राशि जो बनती है 8 नंबर की राशि, यहाँ की 8 नंबर की राशि का निर्माण जन्म कुंडली के चौथे भाव में हुआ, वो मैंने उसकी चर्चा करी थी। तो ये बात व्यक्ति को खोजी बनाता है, व्यक्ति खोदने वाला होता है और जानबूझ करके कुछ ऐसी बात बोलेगा कि सामने वाले के पेट में जो बात है वो यूं निकल जाए। जानना चाहता है और अपने पीठ पीछे किसी की बुराई, अगर कोई व्यक्ति इसके पीठ पीछे अगर कोई बुराई करता भी होगा, उसको जानने की बड़ी इच्छा होती है, ललक होती है। लोग मेरे बारे में कैसी प्रतिक्रिया दे रहे थे वहां से आने के बाद, ये पूछता है। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं समाज में, ये जानना चाहता है, क्योंकि सूर्य से प्रेरित है ना। तो राजा तो जानना चाहता है कि मेरी प्रजा मेरे बारे में कैसे विचार रखने वाली है और किस तरीके के विचारों से ओतप्रोत है। धर्म भाव ठीक है, व्यक्ति को अपने पूर्वजों का लाभ भी मिलेगा और व्यक्ति धार्मिक भी होगा। दशम भाव के अधिपति शुक्र लग्न में बैठे हैं और मूलतः जो यहां की राशि है वो कहां बन रही है, जन्म कुंडली के छठे भाव में। व्यक्ति जीवन पर्यंत प्रतियोगिता करने वाला होगा, हारने वालों में से नहीं होगा, क्योंकि लग्न और राशि का तत्व एक होना, लग्न में बुध का होना, शुक्र का होना जीवटता से मेहनत कराएगा, क्योंकि राहु भी साथी हैं। अपने व्यक्तित्व को कमजोर मत होने दीजिएगा श्रीमान, क्योंकि 22 अंश के शुक्र और 26 अंश के राहु ये बिल्कुल ही निकट हैं, ये बिल्कुल ही निकट हैं। और खास करके उस पर किसी भी प्रकार के कोई भी शुभ ग्रह से वो प्रभावित नहीं हो रहा है। गुरु कमजोर, सूर्य कमजोर, चंद्रमा कमजोर और मंगल तुला का, ये व्यक्ति को जीवन में प्रायः कई बार इस बात को सोचने को मजबूर कर रही है कि अपनी स्थितियों को हमेशा ही श्रेष्ठता की तरफ बढ़ाने की आवश्यकता है। दशम भाव का अधिपति लग्न में बैठा, व्यक्ति नौकरी कर ले, उच्च पद पे आसीन हो जाए, प्रायः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर जाना चाहता है तो हालांकि उसकी तो स्थिति कमजोर है, पर मंगल की दृष्टि और स्थितियां जो यहाँ पे बन रही है उसके हिसाब से पंचमेश अगर खुद बैठा हो तो ठीक ही करेगा, उसको कमजोर नहीं करेगा। परंतु वो शुभग्रह गुरु ही तो हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो किसी से प्रभावित भी तो नहीं, अपने मित्र से देखे जा रहे हैं, अपने मित्र से ही देखे जा रहे हैं, इस वजह से ये ठीक होती है। एकादशवें भाव का अधिपति ये भाव और यहाँ पे बुध इस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते हैं। पापी भाव का अधिपति है, व्यक्ति के पाप प्रभाव को बढ़ाने वाला होगा व्यक्ति के जेहन में। और 12वें भाव का अधिपति चंद्रमा लग्न में बैठा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन को, मस्तिष्क को वाचाल प्रवृत्ति देने वाला, महत्वाकांक्षा के कमजोरपन होने की स्थितियां व्यक्ति के कई बार जब सूर्य कर्क के हो जाते हैं और कर्क के राशि के अधिपति लग्न में बैठ जाएं व्ययेश होकर के, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन स्थिति को चंचल बनाने में वो छोड़ते भी नहीं हैं। आपकी कुंडली में अब थोड़ी सी चर्चा नवमांस की कर देता हूं। नवमांस बन रहा है वृश्चिक का, मतलब मूलतः जो सुख भाव का अधिपति बनता है यहाँ पे मंगल, वो आपकी कुंडली के नवमांस में लग्न में ही जा रहा है और मंगल आपकी कुंडली में वर्गोत्तम होते हैं। बहुत अच्छी बात है कि नवमांस कुंडली में मंगल और शुक्र दोनों 12 में बैठे हैं, पर आपके पराक्रम का फल वो कमजोर करेंगे, क्योंकि तुला के हैं, वर्गोत्तम होता है तो व्यक्ति श्रेष्ठता से मेहनत करने वाला होता है अपने भाइयों के साथ, और किसी भी चाहे बड़ा हो या छोटा या किसी के साथ भी झगड़े आदि की स्थितियों में ना जाएं, ये बात बनती है। अब थोड़ी सी चर्चा अन्य चार्टों पर करूं तो D4 चार्ट जो कि भाग्य भाव होता है, वहां पे वृष राशि का निर्माण और लग्न में ही राहु, शुक्र, चंद्रमा और बुध व्यक्ति के दशम स्थान में बैठे हैं, ये ठीक है। कर्मफल ठीक होगा, कर्म का प्रभाव और कर्म का क्षेत्र अच्छा है। सूर्य भी मकर के हो रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति को कई बार तार्किक भक्ति देते हैं, तर्क करता है, ऐसे ही कोई बात नहीं मानता है, ये स्थिति बनती है। भाग्य में सूर्य का साथ मिल रहा है, शुक्र का भी है, बुध और चंद्रमा भी ठीक जा रहे हैं भाग्य भाव में, परंतु गुरु थोड़े कमजोर से हो रहे हैं। D10 चार्ट में अगर देखता हूं तो यहां पे दशम स्थान का अधिपति शुक्र अपने नक्षत्र में बैठा है और यहां पे जो दशम स्थान के अधिपति हैं वो गुरु राहु के साथ जा रहे हैं द्वितीय भाव में। D10 चार्ट में गुरु मेष के हो रहे हैं यहां पे, तो काम करना होगा और अपने मति बुद्धि को स्थिर ही रखना होगा, अपनी वाणी को कंट्रोल करके। अपने कार्य क्षेत्र में देखता हूं तो शुक्र उच्च के हो रहे हैं लग्न में ही D10 चार्ट में, इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में मैंने जो बात बताई, कला के क्षेत्र में, वाद्य यंत्र के क्षेत्र में और किसी भी प्रकार के पद को जो दे, सार्वजनिक पद का विधाता बना दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ये बात बनती है आपकी कुंडली में। अब कल भी चर्चा करूंगा, नवमांस पे चर्चा करूंगा कल भी, और बाकी जो स्थितियां हैं वो चलित कुंडली में तो कोई भी ग्रह बदल नहीं रहा है, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसकी चर्चा मैं कल करूंगा। अगर बदल रहा होगा तो बता दूंगा कल के कार्यक्रम में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे इनके नवमांस के साथ, और तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।